हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। दिस इज योर होस्ट कमेंटर मनीष वरियानी। तो बच्चों, अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। बस अब एक चीज़ रहती है जो हमें पढ़नी है और उसका नाम है गैसेस इन लिक्विड। तो जब गैस सोल्यूट की तरह बिहेव करे और लिक्विड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करे, तो ये पोर्शन हमारा रह गया था और इसे हम आज पढ़ेंगे, गैसेस इन लिक्विड्स। ओके, तो अपन कैसे डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स की। तो बेसिकली बच्चों ये कुछ और नहीं है, यही है हमारा हेनरी लॉ। इसी को हम हेनरी लॉ भी कहेंगे। ये कुछ और नहीं है, तो हम अलग से कोई हेनरी लॉ नहीं पढ़ने वाले, फालतू का टाइम नहीं खोटी करेंगे हम। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है गैस, तो मतलब नेचर ऑफ गैस। बड़ी सिंपल सी बात लिख दूं मैं आपको, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जितनी इजीली वो गैस लिक्विफिएबल होगी, जितनी आसानी से हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से वो सॉल्युबलाइज हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम कहाँ पढ़ा करते हैं, इसे हम पढ़ा करते हैं गैसियस स्टेट में, राइट। गैसियस स्टेट में आप एक फैक्टर पढ़ते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, PVM/RT, राइट। और आप कहते हो कि जो Z है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के। यही तो इसका मतलब, जिस गैस का Z ज्यादा, उस गैस की लिक्विफिकेशन कम, उस गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम। तो इसका मतलब क्या, हम हर समय Z प्रिडिक्ट करते रहेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं आपको वो बातें थोड़ी समराइज कर देता हूँ। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो गैस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये हाईली सॉल्युबल होगी। क्या होगी? हाईली, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगी। तो सबसे पहला फैक्टर हम क्या देखते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो मैं ले सकता हूं वाटर, वाटर एवरीवेयर। भाई वाटर स्टीम के फॉर्म में हो, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, मैं किसी और में सॉल्युबिलिटी चेक कर सकता हूँ, पर वाटर अपने आप में एक एग्जाम्पल है। अरे चलो एक और ले लो, अमोनिया ले लो यार। ये दोनों जो है हाईली सॉल्युबल हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे इजीली लिक्विफिएबल होते हैं। वाटर तो एग्जिस्ट ही लिक्विड में करता है, वाटर तो एवरीवेयर, सबको पता है भैया। और अमोनिया भी इजीली लिक्विफिएबल है, इसलिए इजीली सॉल्युबल होती है, राइट। सबसे पहला फैक्टर आप देखो, जब भी लिक्विफिकेशन में देखो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रही तो दूसरा आप देखो, डाइपोल जो है वो तो नहीं है। डाइपोल कैसा? परमानेंट डाइपोल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टेम्पररी डाइपोल की बात नहीं कर रहा हूँ। परमानेंट डाइपोल तो नहीं है। अगर जो परमानेंट डाइपोल है तो भी गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती है। ओके, आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसकी भी थोड़ी सी। परमानेंट डाइपोल, जैसे कि आप देखोगे SO2 is more soluble than CO2। अच्छा, इसका रीजन वो तो है ही है कि इसका मोलर मास ज्यादा है SO2 का। सर मोलर मास ज्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उससे बड़ा रीजन है बच्चों कि SO2 के पास परमानेंट डाइपोल है, क्योंकि इसके डाइपोल कैंसिल आउट नहीं होते हैं, जबकि CO2 के डाइपोल कैंसिल आउट हो जाते हैं। डू यू गेट द पॉइंट? ओके, वेरी गुड। तो दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? डाइपोल तो नहीं है बच्चों। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन ध्यान रखेंगे कि CO2 से मीथेन जिसका परमानेंट डाइपोल नहीं है, CO2 जिसका परमानेंट डाइपोल नहीं है, पर फिर भी मीथेन की सॉल्युबिलिटी CO2 से ज्यादा होगी। इस बात को बच्चों आप ध्यान रखोगे ज्यादा। सॉरी, मीथेन की डाइपोल मोमेंट जो है वो O2 से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की बात पूछी जाती है, राइट। O2 में वैसे कोई डाइपोल नहीं होता, CH4 में भी कोई नेट डाइपोल नहीं होता, पर फिर भी मीथेन की सॉल्युबिलिटी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, राइट। कायदे से देखा जाए तो ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? उसका रीजन है हमारा तीसरा फैक्टर। आई होप अपनी ये वाली बातें समझ गई हैं। तो मैं तीसरा फैक्टर भी लिखे देता हूँ यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को जो इफेक्ट करेगा। तो पहले हम देख लेते हैं क्या? पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं, दूसरा हम देखते हैं डाइपोल तो नहीं है,
तीसरा हम देखते हैं क्या, वैंडर वाल फोर्स which is directly proportional to molar mass। तो जितना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, इसीलिए हम कहते हैं मोलर मास जिसका ज्यादा उसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा आती है। बड़ी आसानी से मैं कह सकता हूँ हीलियम की सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो, बड़ी आसानी से कह सकते हैं। अच्छा हीलियम से ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की होगी, एंड सो ऑन, राइट। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि नॉर्मली मीथेन का मोलर मास कम होता है, मीथेन की सॉल्युबिलिटी जो है कायदे से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और बच्चों ध्यान रखेंगे मीथेन एक्सेप्शन है, मीथेन की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है इस बात को। तो बच्चों सबसे पहला फैक्टर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का, कि वो कितनी इजीली लिक्विफिएबल है। लिक्विफिकेशन कैसे देखते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से। उससे भी आसान तरीका क्या है, आप इन 3 फैक्टर्स को देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, अगर जो है बढ़िया सॉल्युबल है। उसके बाद देखो परमानेंट डाइपोल है तो बढ़िया सॉल्युबल है। उसके बाद देखो कि वैन डर वाल फोर्स या मोलर मास कितना उसके पास एग्जिस्ट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम अक्सर इस चीज को लिंक करना भूल जाते हैं गैसियस स्टेट के साथ और फिर मात खाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक। इसको मैं अभी आगे भी लिंक करूंगा। ओके, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है नेचर, सॉल्वेंट का नेचर क्या है। ओके, तो अगर कोई गैस सॉल्वेंट के साथ कोई डाइपोलर इंटरेक्शन रख सकती है, मैं एग्जांपल, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर एवरीवेयर, वाटर ले लिया मैंने, इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करी क्या, अमोनिया। तो वाटर और अमोनिया के बीच में तो बहुत बेहतरीन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन होता है भैया। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मिलेंगे आपको, कौन सा डाइपोल, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो डाइपोलर इंटरेक्शंस आपको दिख रहे होंगे, जिसकी वजह से अमोनिया की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत हाई होती है। तो अमोनिया इज highly soluble, you can say easily soluble in water, right? easily लिखना चाहिए, highly अब भाई कितने एक्सटेंड पे होगी वो एक अलग कहानी है, नहीं, easily soluble in, ठीक। क्यों, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो गैस के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, डाइपोलर इंटरैक्शन कर सकता है। सिमिलरली आप देख सकते हो CO2 इन वाटर, अगेन आप देखते हो कार्बोनिक एसिड बनता है, हाईली तो नहीं बोल सकता, CO2 in water is easily soluble। अब डिपेंड किस पे कर रहा है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ऐसे हैं कि गैस रिएक्ट कर सकती है, कोई इंटरैक्शंस रख सकती है, तो वो इंटरैक्शंस उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस करते हैं, राइट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ गैस विद द सॉल्वेंट, राइट, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस दैट विल बी मोर सॉल्युबल। दोनों में से बोले CO2 इन वाटर को कंपेयर करो CO2 इन CCl4, बताओ कौन किसमें ज्यादा सॉल्युबल। तो CO2 वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी CCl4 में, वाटर में कि CCl4 में। मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे बहुत ही बढ़िया, CO2 वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी। क्यों, क्योंकि CO2 वाटर के साथ पोलर इंटरेक्शन रखती है, लेकिन CO2 CCl4 के साथ ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं रख सकता, राइट। तो लाइक वाला खेल है। तो ध्यान रखेंगे दूसरा फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसा सॉल्वेंट वैसी सॉल्युबिलिटी। तो एक हो गया सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्वेंट। ओके, साथ ही साथ टेम्परेचर को ना भूलें हम, टेम्परेचर को ना भूला जाए बच्चों। गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती, कैसे बताऊं। अरे भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मान लेते हैं किसी सॉल्वेंट में गैस के पार्टिकल डिसॉल्व हो रखे थे, ऐसा डिपिक्शन कर, आपने उसको दे दी नीचे से क्या, हीट, उसने बढ़ाया क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो इनको क्या मिली, इनको मिली एक्सेस एनर्जी। क्या मिली, एक्सेस एनर्जी। जैसे ही एक्सेस एनर्जी मिली ये एस्केप आउट करने लगेंगे ना भैया, तो मैं कह सकता हूं
इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करो डिक्रीज करो एंड वाइस वर्सा। एंड दिस इज व्हाट इज द रीजन ऑफ क्या 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 भैया ग्लोबल वार्मिंग सुनी है ना हमने, तो ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है ना गधों। अर्थ का ऑप्टिमम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ओशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा, मानते हो कि नहीं? और ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगी? डीओ वैल्यू कहते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन will decrease. Do you agree? Dissolved oxygen decrease होगी तो this will cause क्या? Aquatic pollution, right? Aquatic flora और fauna को दिक्कत होगी। एक तरह से aquatic pollution का one of the major reason is it the increase in temperature of earth which decreases the DO value which is dissolved oxygen की value। इसलिए आप देखते हो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वाटर की जो डीओ वैल्यू होती है वो कम होती है, लो टेम्परेचर्स पे डीओ वैल्यू ज्यादा होती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम ही लो कर दो तो फ्रीज डाउन हो जाएगा ना भैया, फिर मतलब कुछ एक रेंज वेंज नाम की चीज होती है दुनिया में, उसको भी ध्यान रखने का, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो टेम्परेचर हो गया तीसरा फैक्टर जो कि सोल्युबिलिटी को घटाता है, नहीं? और सोल्युबिलिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसलिए घटाता है क्योंकि गैस की जब सोल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर तो इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर मैं रीजन देना चाहूँ तो इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसकी वजह से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होती चली है, राइट? भाई गैस कैसे जा रही है? मान लो गैस सॉल्यूशन के फॉर्म में जा रही है, प्लस हीट रिलीज हो रही है, आप हीट दे रहे हो तो किधर शिफ्ट होगा? रिएक्शन बैकवर्ड तरफ। ये कहानी भी समझ में आई, रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो। तो सिंस इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इफ यू सप्लाई द हीट you shift the reaction in the backward direction. That means you decrease the solubility of the gas. Do you get the point? No, yes or no? बहुत बढ़िया। Okay. इसको क्यों फेंक रहा हूँ? Next and most important factor, वाह, very important factor. I must say, let's listen to this carefully. This is called pressure. भैया यही है खेल, तो यही है, प्रेशर का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा रोल। अब स्टेटमेंट ये है कि जो मास है गैस का जो डिसॉल्व होगा, अच्छा इससे पहले आप ये सोचो कि अगर हम लॉजिकली सोचो यार, ये कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्वेंट है और यहाँ पे कोई गैस के पार्टिकल्स, नहीं? आपने यहाँ लगा दिया एक मूवेबल पिस्टन, नहीं? लगा दिया पिस्टन और ऊपर से लगा दिया एक्सटर्नल प्रेशर, इसको प्रेस कर रहे हो, राइट? तो भैया जब प्रेस करोगे तो उस केस में यहाँ पे, अच्छा यहाँ से कौन सा इक्विलिब्रियम? लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या? वेपर। यही तो है ना भैया, प्रेशर बढ़ा है, यू हैव इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीजेस। ली चैटलर के हिसाब से सोचो, प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम कोशिश करेगा प्रेशर को कम करने की, जिसकी वजह से वेपर विल चेंज टू क्या? लिक्विड। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे? बाबा ली चैटलियर की कृपा से। हमने कुछ नहीं किया, सब बाबा ली चैटलियर की क्या है? कृपा। उनकी मार्गदर्शन के अनुसार हम ये काम कर रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ। इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाबा हेनरी कहते हैं, हेनरी बाबा कह गए कि मास जो डिसॉल्व होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर जो आप अप्लाई करोगे। जितना प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे उतना मास, उतना अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व होता चला जाएगा। अब इसमें मैं कुछ फेरबदल कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान देंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वैसे कांस्टेंट टाइम पी लिख सकता हूँ। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ मोलर मास, राइट? इसी के मोलर मास से दोनों टाइप डिवाइड कर देता हूँ, तो आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा। मोलर मास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेट्स से ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा हमारा k डैश विच इज इनटू p, एक नया कांस्टेंट होगा। अच्छा, इस नए नंबर ऑफ मोल्स को मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो अवेलेबल है सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, तो गैस प्लस सॉल्वेंट, उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो अगेन ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट आप जरा ध्यान देना, ये कांस्टेंट जो है ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? गैस विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड, क्योंकि ये n गैस है, ये भी n गैस है। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज अगेन अ कांस्टेंट विच इज
कैपिटल के, सो दिस इज इक्वल टू पी। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स गैस इंटू 1/k इज इक्वल टू पी। एंड फाइनली मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, ध्यान देंगे इस बात को, मैं लिख सकता हूं p बराबर 1/k को एक नया कांस्टेंट बना देते हैं विच इज नोन एज kh इंटू एक्स ऑफ गैस। सो दिस इज कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट, और यही हेनरी लॉ है जिसको आप फाइनली ऐसे देखते हो, पर एक्चुअल में स्टेटमेंट ये थी, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। सो दिस इज हेनरी लॉ का कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। इत्तेफाक की बात ये, चमत्कार ये है यहाँ पे की ये बात समझ में आई? बोलो आया ना आई कि नहीं आई? आ गई। ओके, गुड फॉर यू, गुड फॉर मी, गुड फॉर अस, मान लेते हैं। अच्छा, KH की बात कर रहा था, तो भैया ध्यान रखना KH जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, ध्यान रखने का। KH हालांकि एक कांस्टेंट वैल्यू है वो, पर हर एक गैस के लिए वो डिफाइन भी है, पर टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। कैसे चेंज करेगा? KH टेम्परेचर के साथ बढ़ता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है भैया। टेम्परेचर बढ़ेगा, KH बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो गैस की सॉल्युबिलिटी KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? Z, विच इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, राइट। तो मैं कह सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। वाह, देखो जी, हमने सब रिलेट कर दिया भैया। अब वो तीनों फैक्टर्स रिलेट होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाइपोलर इंटरैक्शन, और क्या और क्या और क्या, तीसरा फैक्टर विच वाज वैन डर वाल फोर्स। तो ये भी तो एक अलग कहानी है ना, जो हम अक्सर स्किप कर देते हैं। इसको भी ध्यान देना है भैया, इसको भी ध्यान देना है। कह देगा भैया देखो ऐसे, एक गैस है A, एक गैस है B, एक गैस है C, कह देगा इसके, अच्छा एक कह देगा इसके KH की वैल्यू गिवन है। ऐसा आप अज्यूम करते हैं अपन, KH की वैल्यू सबकी गिवन है, इसकी दी है 2, इसकी दी है 4, इसकी दी है 6, ऐसा हाइपोथेटिकल लेंगे, राइट। कह रहा बताओ इनका ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा? तो आप कहोगे अच्छा KH सर ने बताया था KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। सबसे ज्यादा KH किसका? इसका। सबसे कम किसका? तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी? A B C। व्हाट इज द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन? A B C। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z? C B A। जस्ट रिमेंबर दीज प्रोपोर्शनलिटीज। मैथमेटिकली रख रहा हूँ, मैथमेटिकली रख रहा हूँ, रटने का नहीं, समझने का। आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं बच्चों, तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, राइट। जैसे मान लो CO2 मैंने ऊपर से डिसॉल्व करनी है पानी में, तो अगर मैं ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो CO2 ज़्यादा डिसॉल्व होगी पानी में। अब वो अलग बात है कि CO2 रिएक्ट कर सकती है, तो वो CO2 डिसॉल्व होती है तो कार्बोनिक एसिड बनाने के फॉर्म में, बिकॉज H2 कंबाइंस विद CO2 टू गिव यू वाट। इस कहानी को भी देख लो भैया, ये भी समझाई थी, फिर से देख लो, गड़बड़ नहीं चाहिए, देख लो। जब पानी में वाटर में CO2 डिसॉल्व होगी, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर तो CO2 कंबाइन करेगी क्या वाटर के साथ, एंड इट गिव्स यू क्या? कार्बोनिक एसिड। दिस इज कार्बोनिक एसिड। आप सबको ये बात, राइट। और यही होता है, राइट। आप देखो कोल्ड ड्रिंक में, देखो आप तो गला सूख रहा होगा आजकल तो पीने का मन करता होगा, पर कोरोना है ना, पीने नहीं देता। कोल्ड ड्रिंक में देखो, कोल्ड ड्रिंक में आप देखते हो कि CO2 ही डिसॉल्व होती है, कार्बोनिक एसिड होता है ना उसके अंदर। ओके, तो CO2 डिसॉल्व होती है, इसकी वजह से क्या हो रहा है भैया? जैसे ही आप ढक्कन को हटाते, कैप को हटाते, तो कैप को हटाते ही क्या कर रहे हो आप? एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहे हो, बिकॉज वो ढक्कन ही पिस्टन था। आपने ढक्कन हटाया, प्रेशर कम हुआ तो अमाउंट जो डिसॉल्व होना चाहिए हेनरी लॉ के हिसाब से कम हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप देखते हो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए गैस ऐसे निकल जाती, भाग जाती है गैस। और उस भागने का आप सीधा रीजन आई होप समझ पा रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अमाउंट उतना ही डिसॉल्व होगा जितना प्रेशर अप्लाई होगा। तो उस समय एक एटमॉस्फेयर के हिसाब से जितनी डिसॉल्व हो सकती है वो बोतल में डिसॉल्व रहेगी, और जितनी एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से डिसॉल्व थी वो भाग जाएगी। सो दैट विल फिज आउट, फिजिंग होनी शुरू हो जाती है, पट 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 पट। और आप ध्यान दो, जब आप उसको बहुत शेक करके रखते हो और ढक्कन हटाते हो, तो बच्चों उस समय गैस तो उतनी ही निकलेगी, ऐसा नहीं गैस ज़्यादा निकल जाएगी। मास चेंज होगा तो भैया मैं उसके लिए नहीं कह सकता, मास कांस्टेंट रखना है आपको। जब आप बहुत ज़्यादा शेक करके रखते हो तो जो अंदर का प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों।
तो फिर तो वहाँ पे ऑस्मोसिस हो डिफ्यूजन नाम की भी चीज़ें होती हैं ना, इसकी वजह से सडनली स्प्रट आउट होती है, सडनली बाहर निकलती है, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड को भी निकल के ले जाती है। तो भाई बड़ी कोल्ड ड्रिंक वेस्ट होती है, ऐसा मत किया करो। देखो पीनी है ना तो पूरी पियो, ऐसा क्यों वेस्ट करना, ऐसे क्यों शेक करके फिर निकालनी, दैट इज नॉट गुड। पर वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर जो हम बढ़ा रहे हैं, बिकॉज शेकिंग से हम एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स के थ्रू वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस बढ़ेगा, स्पिल आउट हो जाएगा, राइट। So this is how you can clearly look at this. So application, one of a very good application जो आप कोल्ड ड्रिंक्स में देखते हो, राइट, किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में आप यही देखते हो, इजी फॉर्म में सोडा कहते हो, सोडा वाटर में भी CO2 ऐसे डिजॉल्व होती है। आप देखोगे डीप सी डाइवर्स को देख लो आप, एप्लीकेशन है उस पर। डीप सी डाइवर्स जो है वो स्क्यूबा डाइवर्स जिसको आप कहते हो, वो जब उतरते हैं तो उनको भी एक सिलेंडर कैरी करना पड़ता है अपने साथ, जिसमें वो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी करते हैं ताकि वो अंदर अंडर वाटर ब्रीदिंग कर सकें। और जब बच्चों को स्क्यूबा डाइवर्स अंदर जाते हैं तो क्योंकि सी लेवल पे जैसे जैसे डेप्थ में उतरते हैं वैसे वैसे प्रेशर चेंज होता है, तो प्रेशर चेंज होने की वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की लेवल है वो चेंज होती चली जाती है। प्रेशर चेंज हो रहा है, DO लेवल चेंज हो रही है, तो जो बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। जो भी हमारे पोर्स हैं उसमें से जो एक्सचेंजेस हैं वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो स्क्यूबा डाइवर्स सरफेस पे आते हैं तो अचानक से, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ सरफेस पे आने की वजह से, तो बड़ी अचानक से जो है डिफ्यूजन होने लगता है गैसेस का, राइट, जिसकी वजह से आप देखोगे कुछ वेकेंट स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं ना, सेल्स के अंदर वेकेंट स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिनको हम बेंट्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो वो सडन जो ऑक्सीजन का जो बस सरफेस में आने के बाद जो सडन डिफरेंस क्रिएट हुआ है प्रेशर का, उसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं सरफेस पे और जो अंदर हो रही थी वो डिफरेंस है काफ़ी। तो सडनली सरफेस पे आने के बाद वो गैस ऐसे भागती है शरीर के अंदर से, जिसकी वजह से अंदर कुछ वेकेंट स्पेसेस क्रिएट होते हैं, इसको हम बेंड्स कहते हैं। बड़ा पेनफुल सिनेरियो होता है। इसी बेंड को अवॉइड करने के लिए हम कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं। उस सिलेंडर में हम कुछ गैसेस के कॉम्पोजिशन को नाइट्रोजन हीलियम के साथ वेरी करते हैं, राइट। वो आप पढ़ लेना, आपकी बुक्स में अच्छे से मेंशन होता है। पर ये जो बेंड्स डिजीज़ है इसको भी आप इससे समझा सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर जो है वो कम होता है, प्रेशर कम होता है, इसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो भी कम होती है। तो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऊपर जाने पे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसीलिए जिनको ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है उनको सजेस्ट नहीं किया जाता, और हम भी कभी सजेस्ट नहीं करते, राइट, क्योंकि उसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं। इसकी वजह से ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी, तो यू ऑलवेज नो कि बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं ऐसे पेशेंट्स, खास करके जो एनेमिक हैं उनको तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो, आप लिंक कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो इन योर डेली लाइफ, बिकॉज ये बहुत लाइव है जिसको आप कहीं पे भी सोच के अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेनरीज लॉ। एंड जैसे कि मैंने आपसे बोला है, आई विल कम बैक एंड आई विल श्योरली डिस्कस द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, सो दैट पोर्शन विल बी लेफ्ट, so which is previous year's questions. So I'll pick best questions for you, best variety of questions for you, and we'll discuss that. Don't you worry about that, right? जैसे ही मेरे को समय मिलता है मैं आपके लिए फट से वीडियो बनाता हूँ, and I just come to you. बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, ये प्यार बनाए रखें, इस प्यार को बरकरार रखें, और अपने दोस्तों में जितना हो सके प्रचार प्रसार मेरी तरफ से करें। आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, और हम किसी को नहीं मानते, स्टूडेंट्स ही बेस्ट हैं भाई। तो आपसे बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। अगर आप समझते हो कि ये वीडियोस आपके काम के हैं, आपकी हेल्प हो रही है, राइट, इसमें से कुछ फ्रूटफुल चीज़ें हो सकती हैं, तो प्लीज़ कंजूसी ना करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी बोलो, दोस्तों को बोलो वो अपने दोस्त को बोले। ऐसे प्यार को अपन बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने चाहिए। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स मेंटेन दिस लव एंड लेट्स create a healthy environment out there, right? So thank you, thanks a lot. तब तक के लिए अलविदा।